हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज सैयद मोहम्मद शमोल चीज़। EB2 NIW कौन सी कैटेगरी है, इस कैटेगरी को कैसे अवेल किया जा सकता है, इस कैटेगरी को ऑप्ट करके आप इमिग्रेशन के प्रोसेसेस को किस तरह से प्रोसीड करेंगे, किस तरह से आपने इस पूरे प्रोसेस को ट्रिगर करना है, आपको कौन सा वीज़ा एट द एंड इफ़ यू गेट द सक्सेस इन योर केस तो आपको कौन सा वीज़ा मिल सकता है, आप उस वीज़ा की ड्यूरेशन को समझेंगे, लीडिंग टू द ग्रीन कार्ड के पूरे मैकेनिज़्म को समझ पाएंगे, कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपने कंपाइल करना है और अपनी पिटीशन को कैसे बिल्ड करना है, कंसल्टेंट्स या फिर इंडिविजुअल्स। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। फिर आपको मैं इसमें ये बताने लगा हूँ कि आपने अपने आप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एवेलुएट कैसे करना है, और ना सिर्फ एवेलुएट करना बल्कि इस चीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग लेनी कि आप अगर एलिजिबल हैं तो क्या आपके पास मैक्सिमम चांसेस हैं टू गेट द सक्सेस इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट चीज़ें डिफाइन करने लगा हूँ। तो भाई बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, उन तमाम क्वेश्चंस को कंपाइल करके वी थॉट केयर हमें वो तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान करके ब्रीफ कर देनी चाहिए सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली EB2 NIW इज़। सो शुरू करते हैं EB2 NIW की पर्टिकुलर टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग से। देखिए, EB2 NIW एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सेकेंड प्रेफरेंस नेशनल इंटरेस्ट वेवर। अब इसका मकसद क्या है? देखिए, EB2 NIW जब हम नाम लेते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी का तो उसका परफेक्ट मकसद ये है कि आप एक ऐसे एक्सेप्शनल इंडिविजुअल हैं जिसको एम्प्लॉयमेंट की नीड नहीं है और वो वेवर मांग रहा है क्योंकि उसके जितने स्किल्स हैं, उसके जितने एक्सपीरियंसेस हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर उसको सपोर्ट करते हैं एंड दे आर वेल अलाइंड विद द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ USA। तो EB2 NIW इज़ एन एक्सेप्शनल प्रीमियम लेवल कैटेगरी। EB2 NIW में आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, इसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं और सर्टेन क्राइटेरियाज हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिक्वायरमेंट्स एंड द क्राइटेरियाज। सबसे पहले तो ये समझ लें कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कैटेगरी इन USA बेस्ड इमिग्रेशन, जिसमें दैट इज़ लीडिंग टू ग्रीन कार्ड। इसमें IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है दैट इफ़ यू डोंट नीड द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी तो आप अपनी इंग्लिश के लेवल को बिल्कुल ब्लो द बेल्ट रखें। दैट इज़ नॉट सो। यू हैव टू हैव द वेरी गुड इंग्लिश सो दैट you can better communicate with the community. Whenever you will be moving to USA, you have to have the good understanding of English. English proficiency level आपका above average होना चाहिए, mid level का at least mid level का होना चाहिए, और fluent हो तो बहुत ही अच्छा है. Second important thing is that you don't need to have or you don't need to show the proof of funds. आपके पास proof of funds अगर नहीं भी हैं, और if you don't have the enough funds, that is also acceptable because EB2 NIW में the main focus is you, not your funds. तो अब इस चीज़ को समझने के बाद आप ये मत सोच लीजिएगा कि अब हमें कोई फंड रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमें वीज़ा मिल गया एंड देन वी कैन ईजिली मूव, समबडी विल स्पॉन्सर यू। दैट इज़ नॉट लाइक दैट। बट अगेन USCIS विल नॉट लुक टू योर फंड्स बिकॉज दे आर इवेलुएटिंग योर सेल्फ, नॉट योर फंड्स। आपके प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं शो करने। Second most important thing, and the third most important thing is you don't need an active job offer from a USA based employer. Unlike any other category जिसमें बहुत सारी बल्कि A to Z जितनी कैटेगरीज आप निकालेंगे, you will explore, you will get to know कि इन तमाम कैटेगरीज के अंदर मेनली आपको कहीं ना कहीं पर USA based employer का जॉब एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर रिक्वायर्ड होता है। यानी आपके पास कहीं ना कहीं कोई जॉब हो सो दैट यू कैन whenever you will move from here to there then you can survive with that particular job opportunity. तो उसके लिए आपके पास एक्टिव जॉब ऑफर लेटर होना ज़रूरी होता है, जबकि EB2 NIW में दिस इज़ वेव्ड, यू डोंट नीड टू हैव एक्टिव जॉब ऑफर लेटर. सो दीज आर द बेस थ्री थिंग्स that are most attractive to encourage you to apply for EB2 NIW immediately. अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के ऊपर। देखो, देयर आर 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दैट यू नीड टू हैव अ मिनिमम ऑफ बैचलर्स डिग्री, जो कि मोस्ट सजेस्टेड है 16 ईयर्स की बैचलर्स डिग्री, और STEM कैटेगरी इज मोस्ट प्रेफरेबल। नाउ दैट इज नॉट रिटन इन USCIS बट हाईली प्रेफरेबल जिन लोगों को अप्रूवल्स मिल रहे हैं, जिन लोगों की सक्सेस स्टोरीज सामने आ रही हैं, जिन लोगों की प्रोसेसिंग्स कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी इमिग्रेशन फर्म कर रही है, वो मेनली स्टैम्प कैटेगरी में फॉल करता है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द स्टैम्प कैटेगरी इज।
नाउ स्टेम कैटेगरी को अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। स्टेम कैटेगरी कोई भी इंडिविजुअल इन 4 कैटेगरीज के अंदर फॉल कर रहा है, उसके क्रेडेंशियल्स, उसका एक्सपीरियंस इन 4 कैटेगरीज के साथ अलाइंड है, देन ही इज़ हाईली इनकरेज्ड टू अप्लाई फॉर EB2 NIW। लेकिन साथ साथ उसके पास ये 16 ईयर्स एजुकेशन के होने के साथ साथ 5 ईयर्स का प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। नाउ प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस, नाउ व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस, व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस। देखें, प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस इसको कहता है दैट यू हैव बीन इंडक्टेड विद इन अ कंपनी एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर और एज द ट्रेनी इंजीनियर। अब आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे? ट्रेनी इंजीनियर से यू विल बी कन्फर्म्ड विथ योर बेटर परफॉर्मेंस। आप मूव करते हैं एक इंजीनियर या आप असिस्टेंट मैनेजर में कन्वर्ट हो जाते हैं, आप असिस्टेंट मैनेजर से डिप्टी मैनेजर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उससे अबव जाते हैं तो फिर मैनेजर, देन जनरल मैनेजर, फिर डायरेक्टर एंड द CEO। तो दिस इज द प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस इसको कहते हैं दैट यू हैव स्टार्टेड विद द स्क्रैच, यू हैव स्टार्टेड जीरो एंड देन यू हैव मूव टू द हायर अप्स। तो ये आपका प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स के अब बहुत सारे FAQs इसके ऊपर जनरेट होते हैं जिससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दैट और नॉट। ठीक है जी। सो अब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया EB2 NIW होता क्या है, आपको ये भी समझ में आ गया व्हाई देयर इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रीमियम कैटेगरी, ये भी आपको क्लियर हो गया। आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब तक समझ में आ चुका है। नाउ द सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो इंडिविजुअल्स जिनके पास 16 ईयर्स की एजुकेशन नहीं है। अगर उनके पास 14 ईयर्स की एजुकेशन है, मिनिमम 14 ईयर्स की एजुकेशन है और उनके पास 10 साल का प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस है और USCIS ने डिफाइन किया हुआ कमो बेस कुछ 7 पॉइंट्स आउट ऑफ विच आपके पास 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज की फुलफिलमेंट है, यानी आपके पास आउट ऑफ 10 क्राइटेरियाज अगर आप 3 को फुलफिल कर रहे हैं, जिसके अंदर मोस्ट सजेस्टेड है कि आपके पास कमेंडेबल सैलरी होनी चाहिए। अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है तो कमेंडेबल सैलरी एक हायर सैलरी जो रीजन के हिसाब से डिफाइंड होती है, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से डिफाइंड होती है, वो हायर अप्स पे होनी चाहिए। सेकेंड वन इज़ आपके पास कोई लाइसेंस या कोई मेंबरशिप्स या रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स होने चाहिए। थर्ड वन इज़ कम से कम 10 साल का आपका जो एक्सपीरियंस है वो, एंड इसी के साथ साथ आपके पास 14 ईयर्स की डिप्लोमेट या एसोसिएट डिग्री मस्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं, यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर EB2 NIW। आप उसको ये समझ लें कि अगर आपके पास स्टेम कैटेगरी की डिग्री नहीं भी है, यू आर डूइंग इन आर्ट्स, यू आर डूइंग इन एंटरप्रेन्योरशिप, यू आर डूइंग इन बिजनेस, यू आर डूइंग इन एनी अदर फील्ड, तो आप भी उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं इफ यू होल्ड दीज पर्टिकुलर थिंग्स विथ यू। तो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फुलफिलमेंट भी है और साथ साथ आपके पास आउट ऑफ 7 कोई भी 3 क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर EB2 NIW। सो आई होप कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया EB2 NIW व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ और किस तरीके से हम इसके लिए फर्दर प्राप्त कर सकते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करने लगा हूँ। सो अब आपको ये समझ में एग्जैक्टली आ गया होगा कि किस तरह से हम EB2 NIW को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, व्हाट एग्जैक्टली EB2 NIW इज़, इसके अंदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ये क्यों एक मोस्ट प्रीमियम कैटेगरी कहलाती है, जिसमें मैं आपको ब्रीफ करने लगा हूँ कि आपको कौन कौन से फेजेस से गुजरना है, किस तरह से आप प्रोसीड करेंगे अपने केस को, किस तरह से आप मैटर ऑफ दिनासर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, किस तरीके से आप अपने केस को न सिर्फ प्रोसीड करेंगे बल्कि USCIS में सबमिट कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।